हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि साइंस में जीवों में विविधता चैप्टर 7 चल रहा था, मैंने आपको जैव विविधता के बारे में इससे पहले बताया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वर्गीकरण का आधार क्या है, 7.1 आप देख रहे होंगे। अब फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो आपकी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार मैं आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। आप देखिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। देखिए, वर्गीकरण का जो आधार है, यानी कि जीवों को अगर हमने वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण का जो आधार रखा है, तो आधार क्या है? विशिष्ट अभिलक्षण, यानी उन जीवों में पाए जाने वाले जो विशिष्ट अभिलक्षण या उनमें पाए जाने वाले जो अन्य लक्षण है, उसके आधार पर हमने जो है जीवों का यानी कि वर्गीकरण किया है। अब ये जीवों का जो विशिष्ट जो लक्षण है, ये लक्षण है क्या? ये लक्षण किसे कहते हैं? जीव का विशिष्ट रूप या जीव का विशिष्ट कार्य। ठीक है, यानी कि उसका जो विशेष रूप है, उसका स्ट्रक्चर है या उसका जो कार्य है, जीव का विशिष्ट कार्य है, वही उसका लक्षण है या विलक्षण है। ठीक है, जैसे उदाहरण की हम बात करें तो विशिष्ट रूप, जीव का विशिष्ट रूप यानी कि जो प्रत्येक जीव कोशिका का बना है ना। तो उसका विशिष्ट रूप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है? कोशिका। ठीक है, अब कोशिका की संरचना कैसी है? प्रत्येक जीव कोशिका का बना है। अब उसकी कोशिका की संरचना प्रत्येक जीव में अलग अलग होगी। तो कोशिका संरचना के आधार पर हम उसका उसका वर्गीकरण कर दिया हमने, है ना। मान लीजिए कोई जीव आपका प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है ना, कोई एक कोश की है, कोई बहुकोश की है, तो उसके आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया कोशिका की संरचना। और पोषण, दूसरा पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी वो कैसे हैं, स्वपोषी हैं या विषमपोषी हैं, है ना। इसके अलावा उनका शारीरिक संगठन, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इसके आधार पर हमने जो है जीवों को वर्गीकृत किया है। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो चलते हैं चलते हैं जैव विकास की ओर। यानी जैव विकास से कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो जैव विकास है क्या? यानी कि जैव विकास एक लाइन में अगर हम समझे तो जीवों का क्रमिक विकास। यानी कि जैसे उदाहरण से आपको मैं समझाऊं, जैसे शुरुआत में हम लोग जो है आपके बंदर की तरह चलते थे, धीरे धीरे हमारे क्रमिक परिवर्तन हुआ, क्रमिक विकास हुआ, तो हम सीधे चलने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग कपड़े पहनने लगे, तो आज हम जो है आधुनिक मानव के स्वरूप में हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है जैव विकास यानी कि जीवों का एक क्रमिक विकास। जब हम जितने भी जीवों को देखते हैं, वे सब निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उन्हें बेहतर जीवन यापन करने के लिए आवश्यक थे। यानी कि जैव विकास क्यों जरूरी था? क्योंकि आज हम जो है अपना जो जीवन है वो यापन है वो बेहतर तरीके से कर सकें, इसलिए जैव विकास आवश्यक था। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले जो है चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। बहुत पूछता है एग्जाम में कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। और कब लिखी? 1859 में। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास जरूरी था, यानी कि अगर जैव विकास नहीं होता तो आज हम इस रूप में नहीं होते। तो फ्रेंड्स, जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर अगर हम पाते हैं तो कुछ जीव समूह की शारीरिक जो संरचना है में प्राचीन काल से ही आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूह में शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जो जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं। ऐसा हुआ कि कुछ जीव ऐसे भी रहे जिनमें कोई परिवर्तन, जैव विकास के परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं? आदिम जीव या निम्न जीव कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जीव जिनमें परिवर्तन हुआ उनको हम उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पुराने जीव वो जीव जिनमें जैव विकास के तहत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले थे जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, तो वो पुराने जीव। जो नए जीव उनको कहा जो पुराने जैसे पुराने थे वो आज चेंज हो गए, पूरे रूप से परिवर्तित हो गए, तो वो नए जीव, उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं शब्द। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण जीव कहा और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव कहा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना में। 7.3 आप देख रहे हैं। अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल बोश नामक जीव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्ग में विभाजित करने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, इन्होंने प्रयास किया, केवल प्रयास किया। लेकिन व्हिटेकर सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है एग्जाम में। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत, उन्होंने जो है एक वर्गीकरण, 5 जगत का एक वर्गीकरण दिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जगत कहा। अब आप इस रेखा चित्र में देखिए, व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत। देखिए, सबसे नीचे है मोनेरा, एक कोश की जीव है ये, और प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद देखिए प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोट्स में आता है। उसके बाद आप देखिए 3 और हैं ऊपर, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, यानी पौधे, कवक और जानवर, एनिमिले। तो ये सभी आपके क्या है? यूकैरियोट्स में आते हैं। तो व्हिटेकर द्वारा जो प्रस्तावित वर्गीकरण में जो 5 जगत दिए गए, उन्होंने इसका वर्गीकरण का जो आधार रखा, क्या रखा?
आधार क्या रखा? कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन। तो फ्रेंड्स चलेंगे इसके विस्तार में अगली वीडियो में। तो अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू।